इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। इक्कीस अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर कालीबाफ का कहना है कि अगर अमेरिका के साथ दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो तेहरान मैदान जंग में नए पत्ते खेलने की तैयारी कर रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी कल खत्म हो रही है। अमेरिकी सदर का कहना है कि इसमें तोसी का इम्कान इंतहाई कम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जंग बंदी के मुआहदे की मुतअद्दिद बार खिलाफवर्जी का इल्जाम भी आयद किया है, जबकि अमेरिकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक नायब सदर जेडी वैंस मंगल को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। ताहम तेहरान ने अब तक इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए कोई वफ्द भेजेगा या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अब भी सिक्योरिटी एहलकारों की चौकियां नजर आती हैं और सड़कों पर इस्लामाबाद टॉक्स के पोस्टर लगे हुए हैं। ताहम फिजा में बेयकीनी भी मौजूद है। तेहरान में इस हवाले से खदशात पाए जाते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में ईरानी अवाम से ऐसे मुतालबात किए जा सकते हैं जिन्हें वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं। उधर चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की आमदो रफ्त को बरकरार रखा जाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या ये कशीदगी किसी बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है या सिफारतकारी इसे रोक लेगी। ये आज के सैरबीन का बड़ा मौजू है। इसके अलावा जानिए आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का हरबा पहली दफा कब इस्तेमाल हुआ और क्या ये अपना मकसद कभी हासिल कर सका। पहली आलमी जंग में बरतानिया ने अपनी नेवी का इस्तेमाल करते हुए नॉर्दर्न सीज में जर्मनी का बराह रास्त ब्लॉकेड करने के बजाय डिस्टेंट ब्लॉकेड किया, जिससे तजारती रास्तों को अपने कंट्रोल में ले लिया और जर्मनी का आलमी मार्केट तक एक्सेस रोक दिया। चीन में होने वाली हाफ मैराथन रेस में इंसानी शक्ल के रोबोट्स ने कई इंसानों को पीछे छोड़ दिया। बीजिंग में होने वाले इस हाफ मैराथन में दर्जनों चीनी साख्ता ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी रफ्तार और खुदकार सलाहियतों का मुजाहरा किया और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस बार नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये भी जानिए कि चैट बोट निज़ाम बनाने वाली कंपनी क्लॉड ने अपने जदीद तरीन मसनूई ज़हानत के निज़ाम मीथोस को आवाम के लिए जारी करने से क्यों रोक दिया। कंपनी के मुताबिक इसमें दुनिया के बेहतरीन हैकर की महारतें यकजा हैं। ये रोजाना बुनियादों पर हमारे ज़रिए इस्तेमाल हर तरह के सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स में मौजूद खामियों की, जिन्हें बग्स कहा जाता है, निशानदही कर सकता है। और देखिए सदियों पहले आदम खोर देव की हलाकत का जश्न ज़ूल मेला। इंडिया के ज़ेर-निज़ाम कश्मीर के अशमुकाम की इस पहाड़ी पर हो रहे रोशनियों के इस मेले का सिर्फ मंजर ही यूनिक नहीं है, बल्कि पस मंजर की कहानी भी बहुत दिलचस्प और मुनफरिद है। और जानिए कि तेजी से बढ़ती हुई पैदावार के बाइस अगले 15 वर्षों में प्लास्टिक का कचरा क्या तबाही ला सकता है। प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक प्लास्टिक का कचरा दुगना हो सकता है। 2025 में 130 मिलियन टन से बढ़कर 2040 में 280 मिलियन टन। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका ईरान जंग बंदी और मुआहदे पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो 2 हफ्ते की जंग बंदी में तोसी का इम्कान इंतहाई कम है। उनके मुताबिक नाकाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुकम्मल डील नहीं हो जाती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूरत हाल बहुत अच्छी जारी रहने का दावा करते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ जारी जंग बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं और अमेरिकी फौज शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया की जंग से मुतालिक रिपोर्टिंग पर कड़ी तनकीद की और इस हवाले से उन्होंने खास तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम भी लिया। उन्होंने लिखा कि अगर कोई अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टिंग पर इन्हिसार करे तो उसे यूं महसूस होगा जैसे अमेरिका जंग हार रहा है। ईरान भी इन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से कंफ्यूजन का शिकार है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया पर इल्जाम लगाया कि वो ईरान की जीत की ख्वाहिश रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
अपनी पोस्ट में उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी बहरी नाकाबंदी का भी जिक्र करते हुए कहा है कि ये ईरान को बिल्कुल तबाह कर रही है और इसे उस वक्त तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कोई मुआहदा नहीं हो जाता। ईरान के हवाले से उनका दावा था कि ईरान $500 मिलियन का नुकसान उठा रहा है, जो कलील मुद्दत के लिए भी एक नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान है। अमेरिकी सदर ने ईरान पर जंग बंदी की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों का इल्जाम भी लगाया है। दूसरी जानब अमेरिकी मीडिया ये खबर दे रहा है कि नायब सदर जेडी वैंस मंगल के रोज अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। एक्सियोस ने 3 ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि वैंस मंगल की सुबह अमेरिका से रवाना होंगे। ज़राए ने CNN को बताया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में बुध के रोज होगा। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि ईरान कभी ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा। ईरानी क़यादत का कहना है कि वो किसी दबाव या धमकी के तहत मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जबकि ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का भी कहना है कि ईरान को धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि ट्रंप जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी के जरिए मुज़ाकरात की मेज को हथियार डालने की मेज में तब्दील करना चाहते हैं या अपनी इश्तियाल अंगेजी का जवाब पेश करना चाहते हैं। ईरान के फौजी इदारे इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के एक कमांडर ने अमेरिका पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। उनके मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर किया है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात की तैयारियां भी जारी हैं, ताहम ईरान की शिरकत ताहाल गैर यकीनी है। अमेरिकी वफ्द की आमद मुतवक्के है, मगर दोनों जानिब सख्त बयानात इस अमल को मुतासिर कर रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस की क़यादत में वफ्द के पाकिस्तान पहुंचने की इतलात हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द मुतवक्के है, ताहम ईरान की हतमी रजामंदी अभी सामने नहीं आई है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जोर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहनी चाहिए, जबकि रूस ने कहा है कि वो इस वक्त सालिस नहीं मगर ज़रूरत पड़ने पर ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमेरिकी और ईरानी बयानात से वाज़ेह है कि दोनों मुमालिक अपनी पोजीशन कायम रखे हुए हैं, जिससे सूरत हाल निहायत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये है इस वक्त की अहम तरीन पेशरफ्तें, जहां हर बयान, हर मुलाकात और हर फैसला खित्ते के मुस्तकबिल का रुख बदल सकता है। इस सिलसिले में हमने बात की पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी से और उनसे सिर्फ ये पूछा कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं। पाकिस्तान में इस मुताल्लिक क्या खबरें हैं? दोनों मुल्कों के टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इस्लामाबाद में और बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत का कुछ सिर पैर निकलेगा तो फिर लीडरशिप आएगी। अभी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बातचीत है वाया पाकिस्तान, वो मुज़ाकरात अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए दोनों तरफ से पोस्चरिंग हो रही है। जहां तक ये बात है कि ब्लॉकेट खत्म किया जाए या अपनाए हुर्मुज़ को खोला जाए, ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कुछ लोगों की राय में ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये टेबल पर बैठ के इकट्ठे ऐलान भी हो सकता है कि आबनाए हुर्मुज़ खोला जा रहा है या ब्लॉकेट खोला जा रहा है, वो दोनों इकट्ठे भी खोल सकते हैं। वो ऐसी कौन-सी बात नहीं है। वो जॉइंट जो कम्युनिक बने, जो मुश्तरका एलामिया बने, उसमें ये बात तय हो सकती है। लिहाज़ा लोगों के राय में ये अगर ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि ये होगा तो हम टेबल पे बैठेंगे। कुछ काम टेबल पर बैठ के भी तो होने हैं ना, ये टेबल पे कुछ ऐलानात तो टेबल पर बैठ के भी होने हैं। मसलन ये ऐलान भी टेबल पर बैठ के होना है कि सीज़ फायर एक्सटेंड किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों की ये राय है कि सीज़ फायर की एक्सटेंशन की शहबाज शरीफ दोबारा एक ट्वीट करेंगे और कहेंगे दोनों मुल्कों से कि आप 15 दिन के लिए सीज़ फायर मज़ीद एक्सटेंड कर दें और शहबाज शरीफ की उस दरख्वास्त पे 15 दिन के लिए सीज़ फायर मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगर फौरी तौर पे 21 तारीख तक मुआहदा नहीं हो पा रहा और तो मेरा ये ख़्याल है कि टेक्निकल बात ये है कि उस मुआहदे से पहले एक एक्सटेंशन इन द सीज़ फायर की जो ट्वीट है, वो शहबाज शरीफ की तरफ से आ सकती है, जिसको दोनों साइड्स 15 दिन के लिए और मान लें और 15 दिन के लिए एक डिप्लोमेटिक विंडो और क्रिएट की जाए। इस चीज़ पर भी काम हो रहा है अमेरिकन्स और ईरानियंस के तहत कि अगर अब आपकी चीज़ें अभी तक तय नहीं हैं और अभी सीबीएम्स मुकम्मल नहीं हैं, तो हम 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए सीज़ फायर को एक्सटेंड कर लें। उसकी मुद्दत पर अभी बातचीत जारी है। अमेरिकन्स का ख़्याल है कि वो मुद्दत अब कम होनी चाहिए, 7 दिन या 10 दिन, वो 15 दिन नहीं होनी चाहिए। जबकि मैं ईरानियंस का ख़्याल है
کہ اس بار وہ مدت 2 ماہ ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے ایرانینز پہلے بھی 2 ماہ کے سیز فائر کی بات کر رہے تھے جب امریکنز نے 15 دن کا سیز فائر کیا تھا۔ ایرانینز کا اب بھی یہ خیال موقف ہے کہ آپ سیز فائر کی ایکسٹینشن کر لیں 2 ماہ کی، اور اس دوران معاملات طے ہو جائیں گے۔ امریکنز کا یہ خیال ہے کہ سیز فائر کی ایکسٹینشن 2 ماہ کی نہیں کی جا سکتی، معاملات کو ان ریزالوڈ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ امریکہ کے اندر جو ڈومیسٹک حالات ہیں، جو وہاں کے سیاسی حالات ہیں، جو مڈ ٹرم کے حالات ہیں، وہ 2 ماہ کا سیز فائر کرنے کا ٹرمپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اس کا ٹرمپ کو پولیٹیکلی بہت نقصان ہوگا، پھر اس کے لیے جو ٹرمپ کے الائز ہیں وہ بھی کوئی اتنے تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے سیز فائر کی ونڈو کو کم سے کم رکھنا چاہتا ہے امریکہ، اگر اس پر مانا بھی جائے، اور ایران سیز فائر کی ونڈو کو بڑا رکھنا چاہتا ہے۔ ایک یہ بھی اختلاف ہے، لیکن ٹیکنیکلی 15 دن کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی تجویز 15 دن کی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 7 دن یا 10 دن بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ نہ ہو تو سیز فائر کی ایکسٹینشن پر ضرور بات ہونی چاہیے، جنگ دوبارہ شروع نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اور میرے خیال میں آپ یہ کر لیں کہ آپ کچھ باتیں جو ہیں وہ پھر اس ونڈو کے اندر کمپلیٹ کر لی جائیں۔ مزمل سہروردی، وقت دینے کا شکریہ۔ تہران میں حکام کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز بدستور بند ہے۔ بین الاقوامی نامہ نگار لیس ڈویسٹ ایرانی دارالحکومت تہران میں موجود ہیں۔ انہوں نے وہاں کیا دیکھا، جانیے ہماری اس رپورٹ میں۔ دنیا کے سب سے فیصلہ کن میدان جنگ یعنی آبنائے ہرمز میں اس وقت غیر معمولی خاموشی ہے۔ یہاں پھنسے ہزاروں جہازوں کو ایران کی جانب سے اس گزرگاہ کو کھولنے اور امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا انتظار ہے۔ اس دوران صدر ٹرمپ نے ایک اور سخت بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک نہایت منصفانہ اور معقول ڈیل پیش کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے قبول کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو امریکہ ایران کے ہر پاور پلانٹ اور ہر پل کو نشانہ بنائے گا۔ ایران میں یہ موقف تقویت حاصل کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں تہران کی موجودگی مستقل ہے۔ ایرانی پارلیمان کے ایک اہم رکن کا کہنا ہے کہ دشمن کے خلاف یہ ان کا اہم اثاثہ ہے۔ کیا ایران کبھی بھی آبنائے ہرمز کا کنٹرول چھوڑے گا؟ یہ ہمارا ناقابل تنسیق حق ہے۔ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے ایک قانون کی منظوری پہ کام کر رہے ہیں جس کے تحت فوج آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پہ جامع ضابطوں کو نافذ کرے۔ آپ کے اپنے پڑوسی جن سے جنگ سے پہلے آپ کے اچھے تعلقات تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بین الاقوامی پانی ہے اور آپ جو کر رہے ہیں وہ پائریسی ہے۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا قزاق ہے۔ تہران ایک شہر جو بہتری کا منتظر ہے۔ عالمی پابندیوں اور جنگ نے اس کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ صرف ایک معاہدہ اس صورتحال کو بدل سکتا ہے۔ یہ سرکاری فارمیسی موجودہ حالات کی گواہ ہے۔ لوگ ہم سے کیمرے پہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ ادویات کے لیے زیادہ رقم دے رہے ہیں۔ ایران میں تیار شدہ ادویات اسٹاک میں ہیں، لیکن امپورٹڈ ڈرگز جیسے انسولین مشکل سے ملتی ہیں۔ بعض ایرانیوں کو ایک اور تشویش ہے، سیکیورٹی مزید سخت ہے اور ریاست کی نگرانی ہر جگہ ہے۔ عوامی مقامات پر حکومت کے حامی نظر آتے ہیں۔ کریک ڈاؤن کے دوران نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور بعض کو مظاہروں میں حصہ لینے کے لیے پھانسی دی گئی، اور یہ خدشہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ریاستی جبر بدتر ہوگا۔ میرے خیال سے آپ کو ایران کی اندرونی صورتحال کا درست جائزہ پیش نہیں کیا گیا۔ ہم جنگ کی حالت میں، حالانکہ سیز فائر ہے اور قانون نافذ ہے۔ ہم نے جن نوجوانوں سے بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ جنوری میں ہونے والے کریک ڈاؤن جس میں ہزاروں ہلاکتیں ہوئیں وہ اس سے ناراض ہیں اور ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ ایران آج ایک آزاد ملک ہے، بہت آزاد۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز کا مستقبل مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اب عام تاثر یہ ہے کہ تہران کے لیے یہ صرف سودے بازی کا ہتھیار نہیں بلکہ وہ اس پر اپنا لانگ ٹرم کنٹرول قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے پہلے دور کے بعد
امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ ایسا حربہ پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوا، تاریخ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن کیا یہ اپنا مقصد کبھی حاصل کر سکی ہے؟ جانیے حسن عباس سے۔ آبنائے ہرمز کو پہلے ایران نے بند کیا اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور کے بعد امریکہ نے بھی اس کا بلاکیٹ کر دیا۔ امریکہ کا ٹارگٹ ایران کی معیشت ہے، لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ مخالف دشمن کو مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے یا ہتھیار ڈالنے کے لیے ایسا حربہ استعمال کیا گیا ہو۔ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں بھی اس کی مثال ملتی ہے اور حالیہ دور میں غزہ اور یمن اس کی مثال ہیں، لیکن کیا ایسا کرنے سے واقعی فرق پڑتا ہے؟ پہلی عالمی جنگ میں برطانیہ نے اپنی نیوی کا استعمال کرتے ہوئے ناردرن سیز میں جرمنی کا براہ راست بلاکیٹ کرنے کے بجائے ڈسٹنٹ بلاکیٹ کیا، جس سے تجارتی راستوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور جرمنی کا عالمی مارکیٹ تک ایکسس روک دیا۔ خام مال اور فوجی اشیاء کے علاوہ خوراک اور کھاد کو بھی بینڈ آئٹمز کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس بلاکیٹ کی وجہ سے جرمنی کی ملکی پیداوار پہ بہت اثر پڑا اور آگے جا کے خوراک کی قلت کا بحران بھی پیدا ہوا۔ جاپان ایک آئلینڈ کنٹری ہے، دوسری عالمی جنگ میں بحری تجارت ان کے لیے انتہائی اہم تھی اور ان کی سب سے بڑی کمزوری بھی۔ ان کا بھی بلاکیٹ کیا گیا، حتیٰ کہ امریکی سب میرینز نے ان کی مرچنٹ شپنگ کو براہ راست نشانہ بنایا اور سی مائنز کا بھی استعمال کیا۔ جنگ کے آخری دنوں تک جاپان کی زیادہ تر مرچنٹ فلیٹ تباہ ہو چکی تھی۔ جنگ کے بعد کی گئی اسیسمنٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ دیگر فیکٹرز کے علاوہ جاپان کی جنگی معیشت کا بریک ڈاؤن ان کے ہتھیار ڈالنے کا ایک میجر فیکٹر تھا۔ غزہ کا بلاکیٹ 2007 سے جاری ہے، اس کے بحری کمپوننٹ میں 2009 میں سختی آئی اور اس کا مقصد غزہ کے اندر جانے، باہر نکلنے، تجارت اور وسائل تک رسائی پر کنٹرول ہے۔ اس بلاکیٹ کے لیے اسرائیل نے اسلحے کی اسمگلنگ کو روکنے کا جواز پیش کیا۔ بلاکیٹ کی وجہ سے معاشی دباؤ تو پڑا، لیکن اسرائیلی فوجیوں اور مسلح گروہوں کے درمیان جھڑپیں نہیں رک سکیں۔ یمن جنگ میں سعودی قیادت میں فوجی اتحاد نے سمندری اور فضائی حدود کو کنٹرول کر کے حوثیوں کے لیے ہتھیار کی ترسیل کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ یمن کے اکنامک حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے، لیکن اس ناکہ بندی کی وجہ سے ملک میں فیول، صحت اور خوراک کا بحران پیدا ہو گیا۔ اس بلاکیٹ کی وجہ سے حوثیوں پر پریشر تو پڑا، لیکن سعودیہ اور ان کے اتحادیوں کو ایک فیصلہ کن کامیابی نہیں ملی، الٹا اس بحران کی وجہ سے انہیں کافی صفاتی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سامعین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اب روبوٹس انسانوں سے آگے نکلنے لگے ہیں۔ چین میں ہونے والی ایک ہاف میراتھن ریس میں انسانی شکل کے روبوٹس نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ کئی انسانوں کو پیچھے بھی چھوڑ دیا۔ تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ یہ صرف ایک ریس نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں تیزی سے بدلتی ہوئی حقیقت کی ایک جھلک ہے۔ بیجنگ میں ہونے والے اس ہاف میراتھن میں درجنوں چینی ساختہ ہیومنائڈ روبوٹس نے اپنی رفتار اور خودکار صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس بار نتائج بالکل مختلف تھے۔ پچھلے سال زیادہ تر روبوٹس ریس مکمل کرنے میں ناکام رہے تھے، لیکن اس بار کئی روبوٹس نہ صرف ریس مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ کچھ نے پیشہ ور ایتھلیٹس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جیتنے والا روبوٹ چینی ٹیکنالوجی کمپنی آنر نے تیار کیا اور اس کا وقت انسانی ریکارڈ سے بھی تیز رہا۔ اس سال اس مقابلے میں 100 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد صرف 20 تھی، جو اس شعبے میں تیز رفتار پیش رفت کی نشاندہی کرتی ہے۔ 21 کلومیٹر طویل اس ہاف میراتھن میں 12,000 انسانی رنرز نے بھی شرکت کی، جو روبوٹس کے ساتھ ساتھ دوڑے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً نصف روبوٹس نے ریس خودکار انداز میں مکمل کر لی۔ جیتنے والے روبوٹس نے 50 منٹ اور 26 سیکنڈ میں ریس مکمل کی اور کئی انسانی رنرز کو 10 منٹ سے زیادہ کے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ کارکردگی انسانی دوڑ کے عالمی معیار سے بھی آگے ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت صرف کھیل تک محدود نہیں، یہ روبوٹس مستقبل میں خطرناک کاموں، صنعتوں اور حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ چیٹ بوٹ نظام بنانے والی کمپنی کلاڈ نے اپنے جدید ترین مصنوعی ذہانت کے نظام میتھوس کو عوام کے لیے جاری کرنے سے روک دیا ہے، کیونکہ یہ نظام روزمرہ استعمال میں آنے والے تقریباً تمام سافٹ ویئرز کو کھولنے اور ان میں موجود کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بارے میں سنیے سائبر امور کے ماہر جو ڈائیڈی کی رپورٹ عمر آفریدی کی زبانی۔ AI چیٹ بوٹ کلاڈ کی خالق اینتھروپک نے، جس نے اپنی مؤثر مارکیٹنگ کے لیے شہرت حاصل کی، اب اپنے نئے AI ماڈل میتھوس کی وجہ سے سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے۔
कंपनी के मुताबिक इसमें दुनिया के बेहतरीन हैकर की महारतें यकजा हैं। ये रोजाना बुनियादों पर हमारे ज़रिए इस्तेमाल हर तरह के सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स में मौजूद खामियों की, जिन्हें बग्स कहा जाता है, निशानदही कर सकता है। डर यह है कि अगर ये मॉडल गलत हाथों में चला जाए या सही तौर पर काम ना करे या फिर बगावत पर उतर आए तो कई शोबों में बड़े पैमाने पर डेटा ब्रीच या साइबर अटैक्स का बायस बन सकता है। हमें इसे बेहतर तौर पर समझने की ज़रूरत है। कमज़ोरियों को समझना और जल्द से जल्द दूर करना पड़ेगा, क्योंकि नई दुनिया तो ऐसी ही होगी। एंथ्रोपिक्स ने टेक की दुनिया की 40 बड़ी कंपनियों को दावत दी है कि कबल इसके कि इसे अवाम के लिए रिलीज किया जाए, वो इस बात को यकीनी बना लें कि उनके अपने सिस्टम्स बिल्कुल सिक्योर हैं। ज्यादा हिजान और खौफ एंथ्रोपिक का अपना पैदा करता है। नाक़दीन कहते हैं कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसे बड़ी टेक कंपनियां नए AI टूल के बारे में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। शायद मिथॉस ने भी ऐसा ही किया हो, मगर माहिरीन सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान का खैर मकदम करते हैं। काफ़ी अरसे से हमने AI मॉडल्स में नुमायां इस्लाहात देखी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये याद दहानी करवाती है कि हमें कई इदारों में साइबर डिफेंस को जदीद तर बनाना होगा। याद रखें, आपने घबराना नहीं है, बस साइबर सिक्योरिटी को ठीक ठाक रखना है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की अशमुकाम दरगाह पर सालाना मशल बरदार जुलूस निकाला जाता है। इसे जूल मेला भी कहा जाता है। ये सदियों पहले आदम खोर देव की हलाकत का जश्न होता है। इसकी मजीद क्या तारीख है, जानिए हमारे साथी रियाज मसरूर से। आग के शोलों के बीच 13वीं सदी के सूफी बुजुर्ग ज़ैनुद्दीन शाह के हक में पुरजोश नारेबाजी। इंडिया के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर के अशमुकाम की इस पहाड़ी पर हो रहे रोशनियों के इस मेले का सिर्फ मंजर ही यूनिक नहीं है, बल्कि पस मंजर की कहानी भी बहुत दिलचस्प और मुनफरिद है। ये दरगाह श्रीनगर के जुनूब में अनंतनाग जिले की एक पहाड़ी पर वाक़ा है, जहां एक गार में ज़ैनुद्दीन ने बरसों इबादत की थी। बड़े पैमाने पे मशहूर रोशनियों का त्यौहार जूल फेस्टिवल दरअसल मंसूब है ज़ैन शाह वली साहब के साथ, जो 600 साल पहले इस गुफा में क़याम कर गए हैं। तब से सदियों से यही रिवायत कायम है। हर साल बहार की आमद पर वादी के कई इलाकों से मर्द, ख्वातीन और बच्चे सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर गार की जियारत के लिए जाते हैं और शाम होते ही ये पहाड़ी रोशनियों में नहाती नजर आती है। दिन भर मशलें तैयार की जाती हैं और जगह जगह से लोग अपनी अपनी मशल लेकर दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से दरगाह की तरफ जाते हैं। हम बडगाम से आते हैं। हम यहाँ मशाल खरीदते हैं और गार तक चढ़ते हैं। कोई कमजोर आदमी हो तो उसे लगता है उसमें शेर की सी ताकत आ गई है। जितने भी गाँव है अशमुकाम से जुड़े हुए हैं, उनका ये फेस्टिवल बना है, कल्चरल फेस्टिवल, जो हम प्यार, मोहब्बत और प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं, ताकि अब आने वाला हमारा हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर सीजन होता है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए दुआएं होती है। ये मेला रात गए तक जारी रहता है और इसके दौरान मुख्तलिफ टोलियों में ज़ैनुद्दीन के मनक़बत गाए जाते हैं। इस बारे में मुस्तनद तारीखी रिकॉर्ड नहीं है, ताहम माहिरीन कहते हैं कई लोक रिवायात में से एक के मुताबिक 700 साल कबल किश्तवाड़ का एक शहजादा जिया सिंह रूहानी तस्कीन के लिए यहाँ आया और मुसलमान बनने के बाद एक गार में मुकीम हो गया। लोक रिवायत में ये चीज़ है कि वहाँ पे जो है कि एक गार है, तो उस गार में एक देव था, तो उस देव जो है कि वो लोगों को बहुत सताया करता था वहाँ पे। तो ज़ैनुद्दीन वली का कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि उसने उस देव को उस गार से बिल्कुल मार के जो है वहाँ उस गार को उस चीज़ से आज़ाद करके लोगों को एक आज़ादी वहाँ से जो है कि वो दी है। तो उसके बाद एक मशल रोशनी जो है कि उसने उस वक्त को जलाई है, ताकि लोगों को ये पैगाम पहुँचे कि जो अंधेरा यहाँ पे इस देव की वजह से छाया हुआ था पूरे इलाके में, वो सारा जो है कि वो अंधेरी छट जाए और वहाँ से जो है कि वो रोशनी आ जाए। तो रोशनी का पैगाम यही है कि हम जुल्मात को ख़त्म करके ये जो है कि इस अंधेरी को ख़त्म करके हम पूरी तरह से इसको रोशन करें। मकामी लोगों के लिए रोशनियों का ये मेला हर साल अंधेरे से उजाले की तरफ एक नए सफ़र के आगाज़ की सदियों पुरानी अलामत बना हुआ है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तेजी से बढ़ती हुई पैदावार के बाइस अगले 15 वर्षों में प्लास्टिक का कचरा 2 गुना हो सकता है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक खुश्की दरियाओं और समुद्रों में पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि मुकामी सतह पर काम करने वाले अफराद और उनके तरीक़ाकार क्या इस मसले से निमटने में मददगार साबित हो सकते हैं। ईमान मोहम्मद की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सोमरो।
प्लास्टिक आलूदगी हर जगह तेजी से फैल रही है। यहाँ तक कि जिन ममालिक में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां हैं, वो भी इस पर काबू पाने में मुश्किल का शिकार हैं। प्यो चैरिटेबल ट्रस्ट की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक प्लास्टिक का कचरा दुगना हो सकता है। 2025 में 130 मिलियन टन से बढ़कर 2040 में 280 मिलियन टन। अगर प्लास्टिक का आलमी निज़ाम एक मुल्क होता तो ये 2040 तक ग्रीन हाउस गैसों का इखराज करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क होता। मुहक्किकीन का कहना है कि प्लास्टिक में 16,000 से ज्यादा केमिकल हो सकते हैं, उनमें से हजारों खतरनाक हैं और माहौल में दाखिल हो सकते हैं। ये समंदर के गहरे तरीन हिस्सों में पाई गई है और यहाँ तक कि आर्कटिक में बर्फ के साथ फजा से भी गिरती है। और इसका असर सिर्फ बैरूनी दुनिया पर ही नहीं है, प्लास्टिक हमारे जिस्मों को भी नुकसान पहुंचा सकती है और जिंदगी के हर मरहले पर इंसानी सेहत को मुतासिर कर सकती है। प्लास्टिक की पैदावार उसकी सफाई के निज़ाम से ज्यादा तेजी से फैल रही है और सिर्फ रिसाइकलिंग से इस मसले पर काबू नहीं पाया जा सकता। बदकिस्मती से सिर्फ मखसूस किस्म की प्लास्टिक को, जैसे कि मशरूबात की बोतलें वगैरह, आसानी से रिसाइकल की जा सकती हैं, जबकि दीगर इकसाम की प्लास्टिक जैसे पैकेजिंग, प्लास्टिक के थैले और कैंडी के रैपर्स को बहुत कम ही रिसाइकल किया जाता है। ज्यादातर प्लास्टिक को सिर्फ चंद मरतबा ही रिसाइकल किया जा सकता है, जिसके बाद प्लास्टिक का मयार बहुत खराब हो जाता है। मुहक्किकीन प्लास्टिक की पैदावार में बड़े पैमाने पर कमी, प्लास्टिक को रिसाइकिल और दोबारा इस्तेमाल करने के तरीक़ाकार में बेहतरी और फुजले की सफाई के निज़ाम में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और पूरी दुनिया की कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए इस मसले से लड़ने के लिए सरगर्म अमल हैं। उनमें से एक इंडोनेशिया में प्रोजेक्ट स्टॉप है। वो प्लास्टिक को दरियाओं और समंदरों तक पहुंचने से रोकने के लिए काम करते हैं। हमारे काम शुरू करने से पहले 10% कम्युनिटी को कचरे की कलेक्शन की सहूलत हासिल थी। हमने स्टॉप नामी इस प्रोजेक्ट में 3 तरीके इस्तेमाल किए हैं। पहला, हमने सफाई से मुतालिक कानून और असूल बनाने में मकामी हुकूमत की मदद की। दूसरे, हमने कचरा उठाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, जिसके लिए मजबूत निज़ाम और सहूलियात बनाई। और तीसरा ये कि कम्युनिटी के रवैये को बदलने पर काम किया। हम शोबा सेहत के साथ मिलकर लोगों को कचरा साफ करने की अहमियत समझाते हैं। हम लोगों के घरों तक जाते हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। मसला आलमी है, लेकिन ये मकामी कामयाबियां जाहिर करती हैं कि तब्दीली मुमकिन है। प्लास्टिक का फुजला अब भी पैदा हो रहा है। ये इक़दामात उसको कम करने में मददगार तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत है इस मसले पर काबू पाने के लिए। और सामीन, आज ZBC सैरबीन में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास मुज़ाकराती वफ्द भेजने के सिवा कोई रास्ता है ही नहीं। CNBC को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ये उम्मीद जाहिर की कि मुझे लगता है कि हमारे दरमियान एक अजीम मुआहिदा होगा। उनका कहना था कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए अच्छी पोजीशन में है और हम आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि आया जंग बंदी में तोसी की जाएगी, तो ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हमारे पास इतना वक्त नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास यही रास्ता है और उन्हें मुज़ाकरात करना ही होंगे। अमेरिकी सदर का यह भी कहना था कि अगर ईरान मुआहिदा कर लेता है तो वो दोबारा मजबूत बन सकता है और एक अजीम कौम बन सकता है। ट्रंप का यह भी कहना था कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू हो सकती है।